उन्होंने 34 क्वेश्चन तक इसमें पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग 35 पे बात करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर द स्टे वायर, अर्थ वायर एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। अच्छा, ये कह रहा है कि स्टे वायर के लिए, अर्थ वायर के लिए और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं। हार्ड्रॉन कॉपर यूज करेंगे क्या? हार्ड्रॉन कॉपर यूज कर सकते हैं क्या अर्थ वायर के लिए? बताओ। नहीं, अर्थ वायर के लिए कॉपर, हार्ड्रॉन कॉपर कभी भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर अर्थ वायर के लिए यूज़ करेंगे तो ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये ख़राब भी हो जाएगा, है ना, और बहुत महंगा भी होता है, तो हम इसको अर्थ वायर में यूज़ नहीं करते। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में भी नहीं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ये होते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे होते हैं कि यहाँ पे एक वो लगा रहता है, पोल लगा रहता है, ठीक है, ऐसे पोल लगा रहता है पटरियों के साइड में, ये पटरियाँ हैं, और इस पोल पे एक लगा रहता है बीटी, मतलब बीटी होता है ब्रैकेट ट्यूब, और एक होता है एसटी स्टे ट्यूब, और इस पे होता है ओएचई वायर, ठीक है। तो इसको, इस पोल को हम लोग बोलते हैं मास्ट, यहाँ पे हम लोग मास्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो मास्ट है, तो इस मास्ट में क्या करते हैं हम लोग, ये रेल जो होती है ना, ट्रेन जो पटरी होती है, ये नेगेटिव उस पर होती है अर्थ, है ना, और ये अच्छी खासी अर्थ होती है, मतलब बहुत हाई ग्राउंडेड होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर से एक पत्ती लेके आते हैं और इसमें होल करके इसको जॉइंट कर देते हैं, इस पत्ती को। तो ये जो पत्ती होती है वो स्टील की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? स्टील की। तो उस पत्ती को हम लोग बोलते हैं जेड बॉन्ड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? सॉरी, यहाँ पर उसको एल बॉन्ड बोलते हैं, वो सॉरी गलत अभी बोल रहा हूँ, एल बॉन्ड नहीं बोलते हैं, जेड नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चरल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बॉन्ड, मतलब जो स्ट्रक्चर लगा है उसको अर्थिंग प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर बॉन्ड कहलाता है। दो पटरियों के बीच में जैसे क्या होता है कि यहाँ तक ये पटरी पॉजिटिव होती है और यहाँ के बाद ये पटरी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए जो एक पत्ती जोड़ देते हैं जिससे इसकी अर्थिंग यहाँ तक आ जाए, इसको हम लोग जेड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि कभी कभी एक जैसे दो पटरियाँ हैं और इस पटरी के बीच में यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे क्या है? जॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अर्थिंग प्रोवाइड करानी है, तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे लगा देते हैं, इसको एल बॉन्ड कहते हैं। तो ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये रेलवे में काम आती है, तो अभी तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि बॉन्ड मतलब ऐसे लगता है। तो जो स्ट्रक्चर से लगता है उसको स्ट्रक्चर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? कि स्ट्रक्चर कंपोनेंट, ठीक है ना। तो उन सभी चीज़ों के लिए स्टील यूज करते हैं, कैडमियम कॉपर नहीं करते। नाइक्रोम तो भाई बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि नाइक्रोम जो होता है वो ऐसा वायर होता है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हीट करके गर्म होने लग जाता है, मतलब बहुत जल्दी हीट करता है, ठीक है। और वो मतलब जैसे प्रेस है उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज़, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जब हमें क्या चाहिए कि करंट फ्लो हो, हीट ज़्यादा जनरेट हो, तो ऐसे मटेरियल के लिए हम लोग ऐसे मटेरियल को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हीट चाहिए है, तो नाइक्रोम का वायर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए गैल्वेनाइज्ड स्टील, ठीक है। क्या होना चाहिए? गैल्वेनाइज्ड स्टील, ठीक है। देखो यही आंसर है। तो समझ में आ गया। तो जब भी बात आए कि अर्थ वायर के लिए और स्ट्रक्चर कंपोनेंट के लिए क्या गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज़ करते हैं। ये क्या है क्वेश्चन? अ सिंक्रोनाइज मोटर, सिंक्रोनाइज मोटर क्या कह रहा है कि रन्स इतने, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, NS बराबर 120 F/P, ठीक है। तो हमें इसमें, अच्छा इसमें वो दे दिए हैं तो सबको कर करके देखना है। तो पहला वाला रख के देख लो, 600 स्पीड है, ठीक है, मतलब 600 आनी चाहिए। तो 120 F/F कितना है? F है 60, और पोल कितने हैं? 10, इससे ये किया तो ये कितना आया? 12×6 84, नहीं 72 होते हैं, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो इधर वाला ही सॉल्व करते हैं, केवल 120 F वाला, मतलब 600 आना चाहिए, बस ये चीज़ है। 120 F कितना है? 60 है, ठीक है। और ये कितना है? 12 है, इससे ये कटा 10 बार, ये आ गया 600। 600 ही लाना था, आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ये तो समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले में फिट करके रख के देखना है। द मोटर हुज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड
और रोटर और रोटेट द सेम स्पीड। अरे ये तो बहुत सिंपल है, सेम स्पीड पे कौन सी मोटर काम करती है? सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, इस पे सिंक्रोनस मोटर। तो ये तो बस वही पॉइंट लिखे हुए सिंक्रोनस मोटर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प एम्प्लॉयज अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप। अच्छा, बायोमेटेलिक स्ट्रिप की बात हो रही। देखो बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है कि ये पहले क्या है, स्टार्टिंग में तो जो है करंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, फिर बाद में ये ब्रेक हो जाता है सर्किट। तो ऐसा हम किस में देखते हैं? सोडियम वेपर लैम्प में देखते हैं? नहीं। फ्लोरोसेंट लैम्प में देखते हैं? नहीं। ये तो सिंपल अपने घर का बल्ब है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये बल्ब है इनकैंडेसेंट, इसमें भी नहीं करते हैं। मरकरी वेपर लैम्प में भी नहीं करते हैं, यानी कि इसमें ही करते हैं। जो ट्यूबलाइट होती है ना, ये वो है, ठीक है, ये ट्यूबलाइट है। देखो ये है ना, तो ये लगी हुई है बायोमेटेलिक स्ट्रिप यहाँ पर लगी हुई है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि आगे सर्किट को, देखो यहाँ लिखा होगा कि व्हेन वी स्विच ऑन द सप्लाई फुल वोल्टेज कम्स अक्रॉस द लैम्प एंड एज वेल अक्रॉस द स्टार्टर थ्रू द ब्लास्ट। ठीक है, जैसी फुल वोल्टेज फर्स्ट द ग्लो डिस्चार्ज स्टेबलिश, जैसी ग्लो जो डिस्चार्ज है वो स्टेबलिश हो जाता है, तो हमें स्टार्टर का काम ख़त्म हो जाता है। मतलब समझ रहे हो? समझाता हूँ अच्छे से। जैसे ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर करंट फ्लो होता है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले क्या है कि यहाँ स्टार्टर पे जाता है तो बहुत हाई वोल्टेज यहाँ से जा रहा होता है, तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पर आके डिस्चार्ज चालू हो जाता है, डिस्चार्ज है ना, तो फिर यहाँ से वोल्टेज आने लग जाता है और यहाँ से बंद होना है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बस यहीं से डिस्चार्ज चालू हो जाता है डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाते हैं, तो उसी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हमारा करंट का कंडक्शन चालू हो जाता है और यहाँ ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन तो शुरू में क्यों नहीं हो रहा था? शुरू में इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि शुरू में यहाँ पर इतना वोल्टेज नहीं था कि, मतलब यहाँ पर इतना वोल्टेज नहीं था कि इसको जाके गर्म इतना हीट कर दे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करने लग जाएँ, ठीक है। तो फिर बाद में बंद करने की क्या ज़रूरत पड़ी? बाद में इसलिए हमने बंद करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमें करंट इधर से इधर ऐसे करके फ़्लो नहीं कराना था। हम चाहते थे केवल यहाँ से ऐसे करके आता रहे, यहाँ से जाए ऐसे करके फ़्लो होता, डिस्चार्ज के फॉर्म में करंट फ़्लो होता रहे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने इसलिए दिया क्योंकि ये गर्म होके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएँ, तो फिर इसका काम बंद हो जाता है, इसलिए हम इसको कट कर देते हैं बीच में, ठीक है। तो बस ये काम है इसका बायोमेटेलिक कॉन्टैक्ट का, मतलब स्टार्टर बोलते हैं इसको, तो इस स्टार्टर का, ठीक है। समझ में आया? तो बस यही था। ये क्या है? आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन द सर्किट। अच्छा, कौन सी मशीन है ये बता रहा है। तो देखो ये, अच्छा, डीसी शॉर्ट शंट या कंपाउंड, अच्छा है तो कंपाउंड ही, ये तो क्लियर है, लेकिन लॉन्ग शंट है शॉर्ट शंट है ये बताना है, ठीक है। देखो इसका बहुत सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ मैं, दो मोटर बना के दिखाता हूँ, अपने आप समझ जाओगे। जैसे ये मोटर है, ठीक है, और या तो सीरीज मोटर यहाँ लगी होगी या सीरीज मोटर है, वो सीरीज मोटर नहीं, सीरीज बाइंडिंग, या तो सीरीज बाइंडिंग यहाँ लगी होगी या यहाँ लगी होगी, दोनों जगह नहीं लगी होगी। और शंट कहाँ लगी होगी? यहाँ लगी होगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पे सीरीज ये बाइंडिंग यहाँ ना लगी होती तो ये होता, ऐसे नहीं बनाते। देखो अगर सीरीज बाइंडिंग यहाँ लगी है इस जगह पे, ठीक है, तो शंट वाइंडिंग का देखो, शंट वाइंडिंग इतनी ही लगानी पड़ी है हमें, ठीक है, इतनी बात समझना। लेकिन इसको अलग बनाते हैं यार, यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि हमें पूरा एक ही उसके पैरेलल में चाहिए। ये है, मान लो ये सीरीज वाइंडिंग हमने लगा दी इस यहाँ पर, ठीक है, और ये लग गई ये वाली, ये शंट लग गई, ये RSH है, ये IRSE है, ठीक है। तो ये सीरीज वाइंडिंग हमने यहाँ लगा दी। तो अब देखो यहाँ पर फिर हमने एक दूसरी मोटर बनाई। अब यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर बाइंडिंग लगाई है, यहाँ पर बाइंडिंग लगाई है, ठीक है। अब शंट बाइंडिंग कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। तो देखो अब हुआ क्या, ये RSE है और ये RSH है। हुआ क्या कि ये जो सीरीज वाइंडिंग है जब यहाँ लगी थी उसके चक्कर में जो शंट वाइंडिंग थी वो छोटी थी, लेकिन जैसे ये बीच में यहाँ घुस गई आगे,
इसके चक्कर में शंट वाइंडिंग को हमें कहाँ ऊपर तक खींचना पड़ गया यहाँ तक, नहीं तो हमारा काम इतने से ही चल जा रहा था। ठीक है, अब इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ पे ले जा रहे हैं। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। कलर चेंज करते हैं, ये देखो, अगर जब ये यहाँ पे थी तो हम डायरेक्टली ऐसे करके कनेक्ट कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट था, यहाँ पे ऐसे करके बाइंडिंग थी। लेकिन इसके चक्कर में हुआ क्या, इस बाइंडिंग को ऊपर तक जाना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा और लंबा होना पड़ रहा है। तो जब भी इस तरह का अरेंजमेंट है तो इसको हम बोलते हैं डीसी लॉन्ग शंट, और इसमें शंट बाइंडिंग जो है वो छोटी है, तो ये हो गया शॉर्ट शंट। बात समझ में आ गई। ये बस याद करने का एक तरीका है, और ऐसा ही होता भी है क्योंकि शंट जो है इसमें लंबी हो जाती है। ठीक है, तो बस ऐसे चित्र बना के देख सकती हो कि जब सीरीज यहाँ पर आ गई, सीरीज बाइंडिंग, तो जिसके चक्कर में जो शंट बाइंडिंग थी वो छोटी है, लेकिन यहाँ पर जब बीच में घुस गई आके अपनी सीरीज बाइंडिंग, जिसके चक्कर में शंट बाइंडिंग को यहाँ तक जाना पड़ रहा है, यहाँ की जगह। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसको लॉन्ग शंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लॉन्ग शंट कहते हैं। तो अब बताओ इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसमें देखो ये बीच में घुस गई आके ना सीरीज बाइंडिंग, जिसके चक्कर में इसमें क्या हुआ कि ये यहाँ पे घुस गई आके। अगर ये यहाँ ना होके यहाँ होती तो हम शंट बाइंडिंग यहीं से कनेक्ट कर देते ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर देते, लेकिन इसके चक्कर में क्या हुआ कि ऊपर तक खींचना पड़ गया। ठीक है, ज़्यादा लंबी बनानी पड़ गई, मतलब ये कि यहाँ तक ले जानी पड़ी, तो ये लॉन्ग शंट हो गई। क्या हो गई, लॉन्ग शंट मोटर हो गई। ठीक है, तो बस यही कहानी है, यही आंसर हो जाएगा। देखो लॉन्ग शंट का ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया। तो बस ये याद रखने का एक तरीका बताया है, ये और भी मोटर के दे रखे हैं, इसी तरह से याद कर लेना। ठीक है, ये शॉर्ट शंट हो गया, ये लॉन्ग शंट हो गया, ये तो सीरीज हो गई डायरेक्टली, ये शंट हो गई, और ये सेपरेटली हो गई। इसमें तो आ गए। ये डायग्राम तो बहुत बेसिक से है, तो याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, मतलब ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 24 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, इसका है 250 मेगा ओम और 250 मेगा ओम, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो 24 वोल्ट है, तो पता है आधा यहाँ बढ़ जाएगा, आधा यहाँ बढ़ जाएगा, तो इसमें तो कुछ भी करना ही नहीं था, ये तो डायरेक्टली 12 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये अलग अलग होते, ये कह रहा है कि वोल्ट मीटर, मतलब यहाँ पे अगर हमने लगाया तो 24 वोल्ट जो है ना, इसका 12 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा होगा, 12 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा होगा। जितने भी वोल्टेज की बैटरी लगी होती वो पूरा ड्रॉप हो जाता कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मान लो ये अलग अलग होता, तब हम क्या करते, तो हमारे पास कुछ और तरीके होते। जैसे मान लो यहाँ पर ये होता 24 वोल्ट। ठीक है, ये होता 24 वोल्ट। यहाँ पर तो ये 250 ये होता, यहाँ पर मान लो 500 मेगा ओम होता। मेगा हटा देते हैं क्योंकि मेगा से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ओम मान लेते हैं। कन्फ्यूजन नहीं, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें दो तरीके हमारे पास क्या हैं। एक तो हम KVL लगा सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, KVL के अलावा हम यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज पता करना है, कहाँ पे, यहाँ पे वोल्टेज पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है कि B बराबर जिस भी वोल्टेज जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज पता करना है, वो वाला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई दूसरा रेजिस्टेंस, सॉरी टोटल वोल्टेज, ऐसे लिख देते हैं। इसको हम R1 मानते हैं, इसको R2 मानेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा BR2, यही तो हमें पता करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा R2 मल्टीप्लाई बाई टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो R2 कितना है हमारा, 500 मेगा ओम, 500 ओम है। B कितना है, टोटल वोल्टेज 24 वोल्ट है। ठीक है, और R1 R2 कितना हो जाएगा, 750। 25 से कट गया। ठीक है, 3 से ये कट गया, यानी कितना आ गया, 16 वोल्ट। यानी कि 24 वोल्ट में से 16 वोल्ट तो यहाँ ड्रॉप हो रहा है, बाकी का बचा हुआ यहाँ पे हो रहा होगा। और ठीक है, तो ये कहानी, अब तुम चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो, अगर चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। ऐसे तो हमने डायरेक्ट 24 में से ही 16 माइनस किया तो ये आ गया।
यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल अगर हम लगा देंगे तो देखो क्या होगा, बी बराबर क्या हो जाता है, बी R1 निकालना है हमें, तो हो जाएगा जिसके अक्रॉस निकालने हैं उसका रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई दोनों का सम, यानी कि 750। इससे ये 3 बार कटेगा, इससे ये 8 बार कटेगा, तो 8 आंसर आ गया डायरेक्टली। ठीक है, तो ये वोल्टेज डिवीजन रूल से हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, KVL भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन है 2 कपल्ड कॉइल L1, अच्छा L2 ये है, और क्या कह रहा है, हैविंग अ कपलिंग कोफिशिएंट बराबर के बराबर इतना है, तो टर्न रेशियो बताओ। अच्छा देखो ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल का मतलब क्या है, इसमें देखो क्या तुम्हें दे रखा है, L1 बराबर L2 दे रखा है, ठीक है, और पूछा गया तुमसे N1/N2। यहाँ पर इस K का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये जो K की वैल्यू दी है कंफ्यूज करने के लिए दी है। हमें पता है कि L1 बराबर होता है क्या, L के बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे N phi बराबर Li, ठीक है, तो यहाँ से हमारा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आ जाता है, ठीक है, या इस वाले से हटाओ उस वाले लगाओ, L बराबर म्यू N² A/L, ये ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो एरिया कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, म्यू तो कांस्टेंट होता ही है, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, N² होता है, ठीक है, इतनी बात समझना। तो अगर L1 बराबर ये देखा है तो L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1², ठीक है, L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2²। इन दोनों का अगर डिवाइड कर देंगे तो L1/L2 बराबर N1/N2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो L1/L2 क्या है, 0.5/0.5, तो ये तो 1 आ जाएगा। तो जब ये 1 आ जाएगा तो मतलब 1/1 बराबर N1/N2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो भी क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो N2 बराबर 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या है, इसका 1 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस K का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई काम ही नहीं है। तो L1 और L2 और N1 और N2 का रिलेशन जो है याद रख लेना, L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्म्स के स्क्वायर के, और जो L phi Ni लिखा है तो वो इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि उसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है हमारी। जैसे Li बराबर N phi मैंने लिख दिया ना तो I कांस्टेंट है ना ही phi कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब कांस्टेंट नहीं तो इस वाले फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे अपन, वो वाला लगाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने वही वाला लगाया हुआ है ना, वो फार्मूला नहीं लगाया, लास्ट में देखो वही सॉल्व किया ना, सेम वही है जो मैंने बताया तुम्हें, बिल्कुल वही सॉल्व किया गया है एग्जैक्टली, ठीक है। तो N1/N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ एन ऑल्टरनेटर इज़ ऑपरेटिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर। अच्छा, यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करता है तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन नहीं, देखो पहले तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लिखते हैं अपन, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है, cos phi, ये होता है R इंटू cos phi प्लस माइनस X इंटू साइन phi, ये होता है अपना फॉर्मूला, ठीक। अच्छा, अब ये कह रहा है कि यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि cos phi की वैल्यू कितनी है, 0 है, सॉरी 1 है, यूनिटी पावर फैक्टर है ना। तो जब ये तो साइन phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 0 हो जाएगी। ये बात समझ में आती है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, R इंटू 1 प्लस या माइनस जो भी हो X इंटू 0, यानी कि बी आर बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा केवल, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन किसके बराबर आया, आर के बराबर आया है। इसका मतलब है कि सर्किट में केवल क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो रेजिस्टेंस इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि 0 वोल्टेज रेगुलेशन आया क्या, नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन हमारा 0 तो आया नहीं, आर आया है, आर की जो भी वैल्यू हो हमारी, तो 0 वोल्टेज रेगुलेशन है, नहीं है। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन है क्या, नहीं है। पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव तो दिख रहा है क्योंकि प्लस माइनस इसके बाद लगा हुआ था ना, तो आगे वाली तो ऑलवेज प्लस ही थी, तो ये तो आया ही है, तो प्लस ही है। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, आंसर तो देखो तीसरा होना चाहिए, क्योंकि एक में नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन दे रखा है, एक में नेगेटिव दे रखा है, एक में 0 दे रखा है। हमें पता चल रहा है बी आर बराबर क्या है, प्लस आर आया है, ठीक है। तो तीसरा ही ऑप्शन होना चाहिए। इसके आगे की लाइन क्या लिखी, लेस देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा,
इंड्यूस्ड ईएमएफ से कम होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, कि अगर हमारा ये जनरेटर है, ठीक है, ये क्या है हमारा जनरेटर है, यहाँ पे है एक टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, BL, ठीक, और यहाँ पर हमारा EV जो कि जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर R है। अब बताओ यहाँ से EV से कोई करंट निकलेगा, ऑल्टरनेटर है ना, इन्होंने पहले ही बोल दिया ऑल्टरनेटर है। तो जब EV है तो मतलब यहाँ से जनरेट हो रहा होगा वोल्टेज, जो कि इधर लोड पे जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जनरेटर का काम है करंट को सप्लाई करना। तो यहाँ पे जब जा रहा होगा, लेकिन इस R की वजह से, ठीक है, इस R की वजह से कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। और जब वो कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज है वो EV से कम मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल। तो EV क्या है? इंड्यूस्ड EMF है। ये क्या खुल गया? अरे यार, सब हट गया। ठीक है, देखो दोबारा से बता देता हूँ। तो हमने क्या बनाया था? जनरेटर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है और यहाँ पर क्या है? EV है। तो यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। जनरेटर ये हमने बनाया हुआ है। तो अब ये जनरेटर से बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया जनरेटर के। जनरेटर में यही होता है, एक वहाँ पे तुम्हारे पास रोटर होगा, वहाँ से सप्लाई जनरेट हो रही होगी, रोटर नहीं होगा तो स्टेटर होगा, कुछ भी मान लो तुम, है ना। लेकिन मेनली यहाँ से आ रही होगी सप्लाई, जो कि लोड पे जा रही होगी। तो यहाँ पर जो EV है, यहाँ पर R है ना। तो R की वजह से क्या कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो BL पे कम मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है वो लेस देन इंड्यूस्ड EMF होगा, बिल्कुल होगा। इक्वल टू इंड्यूस होगा, नहीं होगा। ग्रेटर देन इंड्यूस EMF, नहीं होगा। टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ये कब हो सकता है? जब यहाँ पर X और आ गया हो, तब जाकर कुछ हम बात सकते हैं कि मतलब XC, वो भी X नहीं XC होना चाहिए, ठीक है। ये होता है मैग्नेटाइजिंग, ज़्यादा मिलता है हमें। XL होता तो कम हो जाता है ना, तो भी लेस देन। तो ये कंडीशन थी ये वाली। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन ये होती है XL के केस में, ठीक है। और लेस देन भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लेस देन है लेकिन पॉजिटिव है ये R के केस में ओनली, मतलब है ना। ग्रेटर देन है बट नेगेटिव है, ये किसके केस में होता है? XC के केस में, XC के केस में। इक्वल टू विद जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ये किसकी कहानी है? ये भी वो C की है। मतलब केवल जो है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब हो सकता है? कि जब तुम्हारा X और R दोनों कैसे हो जाएं? बराबर हो जाएं। मतलब X और R नहीं, R cos फाई और इसकी X sin फाई, इसकी वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है। जब ये बराबर हो जाए तो बीच में माइनस लगा रहता ना, उसके चक्कर में ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया? क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि जब भी यूनिटी पावर फैक्टर होगा, क्या होगा? यूनिटी पावर फैक्टर होगा, उस समय पे टर्मिनल वोल्टेज जो है वो लेस देन इंड्यूस्ड EMF होगा। क्यों? टर्मिनल यूनिटी पावर फैक्टर पे केवल वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो R के बराबर आ जाता है। मतलब सर्किट में केवल R काम कर रहा होगा, ठीक है। तो जब केवल R काम कर रहा होगा तो उस समय पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो EV जितना बन रहा होगा, BL जो है वो थोड़ा सा कम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुछ R पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा अपना, ठीक है। और पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन वो तो हम समझ ही गए, ठीक है। अब मान लो अगर क्या होता कि BR बराबर R cos फाई प्लस माइनस X sin फाई होता है। यहाँ पर अगर ये बोल देता कि अगर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है, वो सॉरी जीरो पावर फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती, बट इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 1 हो जाती। तो ये क्या आ जाता? माइनस का X sin फाई, ठीक है। तो ये हो जाता वोल्टेज रेगुलेशन। क्या आया? ये क्यों खुल जाता है यार? ठीक है, तो ये आ जाता अपना। इसके बाद में ये समझ में आया। तो अब ये जीरो मतलब ये नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आया है। तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन अब बिकॉज X अब डिपेंड करता है कि XL है या XC है। ये होता है डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का, ये होता है मैग्नेटाइजिंग नेचर का। तो अगर ये आता तो लेस देन इंड्यूस EMF, XC आता तो ग्रेटर देन इंड्यूस EMF। कहानी समझ में आ गई? और मैं वोल्टेज रेगुलेशन को किसी दिन तुम्हें समझा दूंगा, है ना। ये मैं सब टॉपिक लिखते रहता हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बोल देता हूँ कि मैं तुम्हें समझा दूंगा, तो ये मैं सारे टॉपिक लिख लेता हूँ। जब मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि ये समझा दूंगा तो मैं अब मेरे उसमें लिखे हुए नोट्स में,
ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूँ, ये टॉपिक मुझे समझाना है, ठीक है। तो ये मैं लिख लिया है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पास अभी मेरे नोट्स नहीं है ना, तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। कुछ कुछ चीज़ें मैं फिर मैं कर दूँगा, क्योंकि रिवाइज़ भी नहीं किया बहुत टाइम से ना, इसलिए। तो अभी बस अपने दिमाग में जो भी आ रहा है मैं वो बता दे रहा हूँ तुम्हें, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जो और अच्छे से बता दूँगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है वोल्टेज रेगुलेशन का। तो जब मैं अपने नोट्स ले आऊँगा तब तो मैं अच्छे से समझा दूँगा। अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन जो है वो करना ज़रूरी है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। देखो केवल 17% लोगों ने करा है, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बुद्धि है वो केवल 17% लोगों की खुली है, जबकि कितना सिंपल क्वेश्चन था। वोल्टेज रेगुलेशन के केवल फार्मूला याद होना चाहिए था, और उसमें इस यूनिटी पावर फैक्टर का वैल्यू पुट कर दो, समझ आ जा रहा है पॉजिटिव वो है वोल्टेज रेगुलेशन। इसमें तो कुछ था ही नहीं। इसको पढ़ लो थोड़ा सा। वोल्टेज रेगुलेशन ये होता है हमारा EG0 माइनस VT/dt, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही सब कहानी है। क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं एक लाइन। EG0 इज़ द इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज पर फेज एट नो लोड, ये तो हमें पता है। EG0 क्या है? वोल्टेज जो कि जनरेट होता है नो लोड पर फेज। BT क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है पर फेज एट फुल लोड। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? ये इंडिकेट करता है कि वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है नो लोड से फुल लोड पे। तो नो लोड से फुल लोड पर वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है उस चीज़ को बताता है। देयर आर 3 कॉजेज ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन द ऑल्टरनेटर। एक तो क्या है? आर्मेचर सर्किट वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर सर्किट वोल्टेज ड्रॉप मतलब आर की वजह से जो हो रहा होगा। दूसरा क्या? आर्मेचर रिएक्टेंस मतलब एक्स की वजह से जो हो रहा होगा। और आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है वो समझ आता है कि नहीं आता? कमेंट करके बताओ कि आर्मेचर रिएक्शन पता है या नहीं पता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको भी मैं बताऊंगा आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ठीक। अभी नहीं बताऊंगा लेकिन। तो ये तो बहुत टफ सी कहानी है, इसको तुम मत जानो, ठीक है। तो बस ये पॉइंट याद रख लो। क्या लिखा हुआ है? एट यूनिटी एंड लैगिंग पावर फैक्टर लोड। यूनिटी भी है और लैगिंग पावर फैक्टर लोड पे टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लेस देन द इंड्यूस्ड EMF। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम होता है एंड द वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव। हायर लीडिंग लोड टर्मिनल, देखो मैंने बताया लीडिंग लोड, लीडिंग मतलब XC है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द इंड्यूस्ड EMF। यही तो मैंने बोला था कि जब XC का केस होगा तब टर्मिनल वोल्टेज जो वो ज़्यादा हो जाएगा इंड्यूस्ड EMF से। और वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा? नेगेटिव। वोल्टेज रेगुलेशन तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन कैसा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज BT ज़्यादा हो जाएगा किससे? EV से, XC के केस में। ऐसे याद रख सकती हो, जब भी C मतलब चार्जिंग, तो जब चार्जिंग हो गया है तो मतलब ऑलरेडी कुछ ना कुछ चार्ज इसको मिल गया है, जिसकी वजह से EV से भी ज़्यादा BT हो जाएगा, ठीक है। एक नया चार्ज मिल जाता है उसको कहीं से, ऐसे करके याद रख सकते हो। द लोअर द लीडिंग पावर फैक्टर द ग्रेटर द वोल्टेज इन द राइज फ्रॉम EG0 टू फुल लोड। ये तो अलग कहानी हो गई, नहीं ये फिर मैं वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में ही जब बताऊंगा तब अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट होंगे वो सब तुम्हें समझा दूंगा वोल्टेज रेगुलेशन से, और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब बढ़िया है ना, मतलब ये जो लिखा हुआ ना इन सब के हिसाब से नहीं। ये क्या है? अच्छा मैं कह रहा ये क्या है? ये क्या कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में द डायोड कंडक्ट व्हेन द, अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि कौन से डायोड काम कर रहे हैं एक बार में, ठीक है। कौन से डायोड, देखो ये वो दे रखा है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें तो क्या है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी। ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्केच है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ अब सही है ना। तो देखो यहाँ से जब पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। जब पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये डायोड तो काम ही नहीं करेगा। डायोड कब काम करता है? जब यहाँ पर पॉजिटिव हो, यहाँ पर नेगेटिव हो, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है? तो डायोड तब काम करता है। अब देखो यहाँ पर इसके पॉजिटिव है तो D1 तो काम करेगा, क्योंकि यही तो बता रहा है ये, लेकिन D4 काम नहीं करेगा। तो पहले जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो D1 काम करेगा, समझ में आ रहा है? तो यही तो बोल रहा है, पॉजिटिव हाफ वेव की बात हो रही है। और इधर से जो है नेगेटिव साइकिल आ रही होगी, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये काम करेगा क्या? नहीं करेगा, जबकि ये काम करेगा। क्योंकि देखो इसके इस वाले एंड पे जब नेगेटिव होता है तब ये काम करता है, तो ये काम करेगा, यानी कि D1 और D2 ये दोनों काम करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और जब नेगेटिव हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? D1 एंड D2 पहले ही है, ठीक। समझ में आया? तो इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा।
अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके बता देना, या बाद में मुझे मैसेज कर देना कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। ये क्या क्वेश्चन है? अच्छा, वोल्ट मीटर अमीटर के बेस पे मेजरिंग डिटरमाइन द वैल्यू द आर। आर की वैल्यू, अच्छा ये पूछी गई है आर की वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन ना तुम्हें दिखने में लग रहा होगा बहुत कठिन सा, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये। ठीक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसको अलग तरीके से बनाते हैं। इसको बनाते हैं ऐसे, आर बनाया और यहाँ पे इनने अमीटर लगा रखा है तो ऐसे लिख देते हैं अमीटर। ठीक है, और यहाँ पे एक ये लगा हुआ है और यहाँ पे एक प्लस माइनस ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये आर है और क्या कह रहा है यहाँ पर ये वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट है। देखो बस ये लिखने का तरीका ऐसा था, ऊपर वोल्ट मीटर लगा रखा है, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या है। और इसमें से यहाँ से करंट फ्लो कितनी हो रही है? माइनस का, इधर कह रहा है कि माइनस का 0.5 करंट फ्लो हो रही है, ये मीटर बोल रहा है। इधर क्या है? 1/2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब देखो 0.5 को हम क्या लिखते हैं? 1/2 ही तो लिखते हैं। अब ये माइनस क्या दिखा रहा है कि हम करंट ऐसा मान रहे हैं तब ये माइनस है। ठीक है, हमने ऐसा माना, यानी कि इधर ना मान के हम अगर इधर मानेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो ये उसने दिखाई रखी है, यानी कि ये मीटर कुछ नहीं बता रहा, बस इसी करंट की ही बात बता रहा था। तो इसकी वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बस यही बता रहा था कि इस साइड में करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि प्लस ये सोर्स है। सोर्स का मतलब क्या है? करंट ऐसे फ्लो होगी, ऐसे होनी चाहिए थी, तो करंट ऐसे जानी चाहिए थी, करंट ऐसे जानी चाहिए थी। लेकिन वो अमीटर हमें क्या बता रहा है? नहीं, करंट माइनस बता रहा, मतलब जो हम मान रहे हैं करंट उसके ऑपोजिट करंट होगा, मतलब इधर करंट होना चाहिए था। तो हमने ठीक है 0.5 माइनस का दे रखा था, हमने करंट को इधर मान लिया, तो हम इसको प्लस का कर देंगे। ठीक है, और 0.5 को क्या 1/2 लिखते हैं, मतलब ये बता रहा है कि 1/2 करंट फ्लो हो रहा है इस साइड में। तो वो तो हमें ये वोल्टेज वो करंट सोर्स भी बता रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो अमीटर कहानी बता रहा है वो हमें ऑलरेडी पता है। कहाँ कैसे पता है? हमें पता है वो करंट सोर्स से। ये करंट सोर्स जो है ना 1/2 एम्पियर बता रहा है। ठीक है, अच्छा अब तुम ये कहोगे इधर हम मान ही क्यों रहे हैं करंट की डायरेक्शन? ये एमीटर कह रहा है कि जब माइनस है तो हमने इधर मानी ही क्यों थी? पहले वो हमने इसलिए मानी थी क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स को देख के, वोल्टेज सोर्स तो जनरेट ही तो करेगा ना करंट को, तो जब जनरेट करे तो करंट इधर जाना चाहिए, तो हमने उस बेस पे हमने करंट इधर मान लिया था। लेकिन फिर हमने देखा अमीटर तो माइनस बता रहा है, तो मतलब माइनस हमने करंट को इधर कर दिया फिर। और फिर हमने देखा ये करंट सोर्स है तो वो भी कह रहा है कि इधर ही जाना है करंट, तो जब इधर ही जाना है तो मतलब वो बात सही थी। तो हमें अमीटर का कोई खेल नहीं है यहाँ पर, बस वो धोखा देने के लिए तुम्हें यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि ऑलरेडी करंट सोर्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अब निकालना है आर की वैल्यू। तो ये जो 1/2 करंट इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, इधर फ्लो हो रहा है, तो इस आर के थ्रू जाएगा, तो वोल्टेज बराबर क्या होता है? आई आर होता है। वोल्टेज की वैल्यू इस आर के अक्रॉस दे रखी है कितनी? 5 वोल्ट। आई की वैल्यू कितनी है? 1/2। आर की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 2, यानी कितना आ जाएगा? 10 ओम आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखना, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है, तो माइनस में है कि प्लस में कोई मतलब नहीं, यानी कि 10 ओम। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर भी कोई बहुत नहीं, बस ये चीज़ थोड़ी सी समझनी है कि मीटर का यहाँ पे रोल ही नहीं था, बस दिखा रहा है। अगर ये नहीं होता तो हमारा काम हो जाता। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना? अगर मान लो ये करंट सोर्स नहीं दे रखा होता तो अमीटर का रोल था, ये ऐसे बना रखा था, यहाँ पे एमीटर था, और ऐसे हम बना लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स मान लो ऐसे। इसकी वैल्यू क्या दे रखी? 0.5, वो भी किसकी? माइनस की, मतलब हमने करंट इधर माना था, इधर ना होके इधर है करंट। ठीक है, बस इतनी बात ये बता रहा है। ये आर है, तब भी तो वही 0.5 ही है, तब भी हम ऐसे लगाएंगे वही सब चीज़ें। ठीक, तो ये है कहानी। ये क्या कह रहा है? फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इन विच 10 कैपेसिटर ऑफ 10। अच्छा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं ये तो पता ही होगा ना कैपेसिटर कैसे उल्टा है। जैसे ये क्या कह रहा है? पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में है तो ये 10 × 10 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस इन विच 10 कैपेसिटेंस इंटू 10 माइक्रोफेरेड के, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। यहीं पे पैरेलल होता, वो सर सीरीज होता तो 10/10 कर देते, यानी कि 1 माइक्रोफेरेड आ जाता। समझ आ रहा है ना? ये रेजिस्टेंस उसका उल्टा है। रेजिस्टेंस तो पता है ना, जैसे अगर कहीं ऐसे लिखे हों 3 लिखे हैं, तो मान लो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई पर रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी कि 6। ठीक, तो यही कह रहे हैं
कि इसमें पैरेलल है 10, एक का वैल्यू 10 है और कैपेसिटर कितने हैं 10 हैं, तो 10 × 10 यानी कि 100 आंसर आ जाएगा। इसमें पैरेलल लिखा है मतलब रेजिस्टेंस का जो सीरीज वाला केस है वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब ये पैरेलल में होते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। कह रहा है कि लैंप इफिशिएंसी, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, तुम जब UWT का क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उसमें ल्यूमेन पर वॉट मिलेगा आंसर, ठीक है। ल्यूमेन पर वॉट होता है, याद रख लेना। ये सब फॉर्मूले, अच्छा ये एफिशिएंसी दे रखी है, हाँ ये एफिशिएंसी याद कर लेना तुम, ठीक है। ये एफिशिएंसी तुम्हें मेनली याद होनी चाहिए। देखो एक तो इसकी याद होनी चाहिए सोडियम वेपर लैंप की, और ये कुछ चीज़ों की ये ना तुम्हें उसमें मिल जाएंगी, मेरे पास नोट्स हैं उसमें भी लिखे हैं, वरना कैप्सूल की बुक पढ़ोगी UWT की तो उसमें ये फैक्चुअल डेटा लिखा हुआ है, उसमें से तुम्हें ये याद करनी है एफिशिएंसी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि N5 बराबर लिंकेज फ्लक्स है, देन द लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट, अरे ये तो वही है, Li बराबर N5, कितने बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, देख रहे हो कितने बार हम बात कर चुके हैं। ये कह रहा है कि N5 बराबर लिंकेज फ्लक्स है, तो ये लिंकेज फ्लक्स है, बहुत बढ़िया बात है। देन द लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट, ये कह रहा है लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट, तो कुछ नहीं, मतलब इसने बस ये बोला है कि N5 पर यूनिट करंट को हम क्या बोलते हैं, तो हमें पता है ना Li बराबर N5 होता है, जहाँ से I को इधर भेज दो तो N5/I हो जाएगा, तो यही तो बन जाएगा। तो क्या पूछ क्या रहा है कि लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट क्या कहलाता है, इंडक्टेंस कहलाता है। आंसर अपना हो गया, ठीक है। अब देख रहे हो एक ही फॉर्मूले से अपने पूरे टेस्ट में अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यही है, क्वेश्चन ऐसे घूमते रहते हैं, वो 1-2 फॉर्मूले हैं, मतलब कुछ फॉर्मूले हैं उनको याद रखना होता है। ये क्या कह रहा है, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है तुमने मेरे से पूछा था, तो इसे तो मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि R बराबर 0 है, R का कोई इम्पैक्ट नहीं है, L का इम्पैक्ट है, और L वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, L क्या C भी करता है मतलब, ठीक है। ये क्या है, Z1 Z2 are connected in series to form a load, तो वॉट मीटर्स करंट कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको फॉलो करते हैं एक ही लाइन, यह कि Z1 और Z2 कनेक्टेड टू सीरीज ए फॉर्म ऑफ लोड, वॉट मीटर करंट कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, ठीक है। वेयर एज इट्स प्रेशर कॉइल कनेक्टेड अक्रॉस द Z2, अच्छा ओके। ये कह रहा है कि वॉट मीटर की जो करंट कॉइल है वो तो लोड के डायरेक्टली कनेक्टेड है सीरीज में, लेकिन जबकि जो प्रेशर कॉइल है वो केवल Z2 के अक्रॉस कनेक्टेड है, और Z1 और Z2 को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके लोड बनाया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पूछा गया है कि द वॉट मीटर रीड्स, अच्छा ठीक है। देखो ये कह रहा है कि 2 लोड है हमारे पास, मतलब 2 ये हैं, ये क्या हमारी Z1 है, ये क्या हमारी Z2 है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये इनको सीरीज में जोड़ दिया है, तो सीरीज में जोड़ कर हमने एक लोड बना दिया। वॉट मीटर्स करंट कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, तो ये है हमारी करंट कॉइल जिसको हमने लोड के सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर होती है हमारी प्रेशर कॉइल, जो प्रेशर कॉइल है उसको कनेक्ट कहाँ किया, वेयर इज प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द Z2 पे कनेक्टेड है वो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, Z2 पे कनेक्टेड है, ऐसे ही मान सकती हो यहाँ से, तो वोल्टेज किसका आएगा हमारा, ये प्रेशर कॉइल है मतलब वोल्टेज कॉइल है ना, ये करंट कॉइल है। अब करंट यहाँ से आएगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन वोल्टेज किसका कैलकुलेट होगा, केवल इसका और इसका, यही तो वोल्टेज देखो कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि प्रेशर कॉइल केवल इसके अक्रॉस लगी हुई है। कलर बदल लेते हैं, प्रेशर कॉइल किसके अक्रॉस लगी है, इसके अक्रॉस, यहाँ से इसको प्लस मिल रहा है, यहाँ से माइनस मिल रहा है, तो हमें केवल Z2 का ही तो वोल्टेज पता चल पा रहा है। अगर हमें पूरे का पता करना होता तो क्या होता, तो ये जो प्रेशर कॉइल यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ ना होके यहाँ कनेक्टेड होती, ठीक है, या पूरा ही एक लोड ऐसे हो जाता तो यहाँ कनेक्टेड हो जाती, क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं, वो तो बीच में कनेक्टेड है, तो Z1 का कोई रोल ही नहीं रहा यहाँ पर। मतलब रोल क्या कि Z1 का रोल भले है, लेकिन यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें नहीं पता चल रहा, तो जब वोल्टेज नहीं पता चल रहा तो हमें पावर कैसे निकली, पावर बराबर तो होता ही B × I,
जिसका वोल्टेज और करंट दोनों पता हो वहीं की तो पावर निकाल पाएंगे हम। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा कि पावर जीरो ऑलवेज नहीं, पावर कंज्यूम्ड बाय Z1 एंड Z2 नहीं, पावर कंज्यूम्ड बाय Z1 नहीं, पावर कंज्यूम्ड बाय Z2, यही तो आंसर हो जाएगा। हमें ये कह रहा है कि वॉट मीटर किसका रीड कर पाएगा, केवल पावर जो है Z2 के द्वारा करंट, क्योंकि ये Z1 है और Z2 है। हमें Z1 का वोल्टेज नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि जो प्रेशर कॉइल है, वोल्टेज कॉइल जो है वो केवल Z2 के अक्रॉस लगी हुई है। तो Z2 के अक्रॉस लगी है तो हमें केवल Z2 के अक्रॉस वोल्टेज पता होगा, और करंट हमें पता चल रहा है। करंट तो खैर दोनों में से हो के गुजरता हुआ आ रहा है, तो करंट तो हमें पता चल रहा है दोनों का, लेकिन वोल्टेज केवल Z2 का पता चल रहा है। तो पावर भी उसकी पता चलेगी जिसके अक्रॉस करंट और वोल्टेज दोनों चीज़ें पता हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, पावर कंज्यूम्ड बाय Z2। ठीक है, देखो है भाई इसमें। अच्छा ये डायग्राम बना के दिखाया गया है। अच्छा ये देखो, इसको ऐसे मत समझना कि ये कैसे कर दिया, ये एक ही बात है ना। प्रेशर कॉइल को मैंने ऊपर कनेक्ट कर रखा था तो वही चीज़ है। तो वही बता रहा है कि पोटेंशियल कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस Z2, इट रीड्स द वोल्टेज अक्रॉस Z2 ओनली। वही बात है ना, वही वाली बात है ना, कि केवल वोल्टेज जो है हमें Z2 के अक्रॉस पता चल पा रहा है। ठीक है, तो वॉट मीटर रीड्स ओनली पावर कंज्यूम्ड बाय Z2। ठीक है, Z1 के अक्रॉस हमें नहीं पता चलेगी। ये क्या, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द DC सीरीज मोटर। DC सीरीज मोटर के बारे में बताना है। लो स्टार्टिंग टॉर्क, जीरो, मीडियम नहीं। जो DC सीरीज मोटर होती है, जो DC सीरीज मोटर होती है उसके अक्रॉस हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, कैसे होता है, टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, फाई इंटू आई। जो शंट मोटर होती है उसमें फाई जो है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि शंट में लगा होता है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो डायरेक्टली आई के हो जाता है। तो इसमें तो कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल टॉर्क होता है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। लेकिन सीरीज मोटर की बात करें तो फाई और आई दोनों के बराबर होता है। अब जो फाई और आई है, आई जैसे जैसे, क्योंकि देखो सीरीज मोटर है ये हमारी, ठीक है ना, ये हमारी सीरीज मोटर है। ठीक, अब जैसे जैसे यहाँ पर करंट बढ़ेगा, मतलब यहाँ से करंट आ रहा है, मोटर है ना, तो करंट इधर से आ रहा है, जैसे करंट बढ़ रहा है तो वैसे ही फाई बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है। इसकी सीरीज बाइंडिंग के थ्रू ही तो करंट फ्लो हो रहा है, तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा फाई जनरेट होगा इससे, मतलब फील्ड उतना ज़्यादा जनरेट होगा। बस में अगर शंट होती तो कोई मतलब ही नहीं था, करंट इसमें से हमेशा कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। तुम यहाँ से तुम कितना भी करंट फ्लो कराते रहो, लेकिन यहाँ कांस्टेंट करंट ही अगर 0.5 एम्पियर जा रहा है तो 0.5 एम्पियर ही जाता रहेगा। ठीक है, KCL के अकॉर्डिंग। तो जब इतना करंट यहाँ इतना ही जा रहा है तो बताओ फिर इसके अक्रॉस जो फील्ड जनरेट हो रहा होगा क्या वो बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो शंट फील्ड बाइंडिंग में, मतलब शंट मोटर में कभी भी जो करंट उसकी बाइंडिंग में जो फील्ड वाली बाइंडिंग से करंट फ्लो होता है वो कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से उसका फाई भी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर आई जैसे बदलेगा वैसे ये भी बदलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, सॉरी उल्टा बोलते हैं, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू आई, क्योंकि फाई की जगह पे हम आई लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो अब बताओ, करंट थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो टॉर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग में करंट बहुत ज़्यादा होता है किसी भी मोटर में, है ना, 2 to 3 टाइम्स तक होता है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 4 to 9 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है उसका। बात समझ में आ गई। इसीलिए DC सीरीज मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इसमें इतने ही क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। 50 हो गए हैं, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में 25 और 25 करके 2 वीडियो में ख़त्म कर दूँ इसको। ठीक है।